अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की एक डिटेल्ड वीडियो है जिसके अंदर हम कंप्लीट टॉपिक यानी कि होम्योस्टेसिस इन मैन को जिक्र करने वाले हैं कि इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से हो रहा है। दरअसल जहन में रखना ये है कि तीन हमारे पास ऑर्गन्स हैं बेसिकली जो होम्योस्टेसिस के साथ में काम कर रहे हैं। तीन वो कौन से ऑर्गन्स हैं? स्किन, लंग्स और किडनीज। साथ में लिवर का भी रोल होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन तीन को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले अगर हम स्किन के रोल को डिस्कस करेंगे तो स्किन के हवाले से लिखा हुआ है कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारी पूरी बॉडी की लेंथ से ये जारी होता है और कंटिन्यू रहता है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में लिवर होता है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका काम क्या है, पहली बात तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। तो प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर प्रोटेक्शन दे रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि जब भी किसी जरासीम का सामना होगा हमारी बॉडी में दाखिल होते वक्त, तो उसका पहला सामना हमारे स्किन से होगा। अगर स्किन मौजूद है तो वो हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमें कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कट वगैरह लग जाता है, तो स्किन क्योंकि डैमेज हो जाती है तो इन्फेक्शन का यानी जरासीम के अंदर दाखिल होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो स्किन की मौजूदगी में जरासीम दाखिल नहीं हो सकती। उसके अलावा ये होम्योस्टेसिस के तौर पर काम करेगी। होम्योस्टेसिस में ये कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करेगी? टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी यानी थर्मो रेगुलेशन करेगी। वाटर और साल्ट को भी बैलेंस रखेगी यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगी। तो ये दो चीज़ें कर रही है, एक तो टेम्परेचर को बैलेंस रख रही है और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर एंड सॉल्यूट को बैलेंस रख रही है। अब हम लंग्स का जिक्र करते हैं। लंग्स का काम क्या है कि ये ब्लड में, सेल्स में या बॉडी फ्लूइड में, बॉडी के अंदर जो दूसरा फ्लूइड मौजूद है उन सब के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हम अपने अंदर दाखिल करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रुकती नहीं बल्कि वो यूज़ हो जाती है। रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ब्रेक होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड रखनी नहीं है तो हमारी बॉडी ने उसे निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी लंग्स की मदद से और ऑक्सीजन लाई जाएगी, ये भी लंग्स की मदद से। तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है लंग्स और रेस्पिरेशन भी इसी तरह से मेंटेन रहेगी और एनर्जी भी आती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होगा। एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के नतीजे में हमें मिलती है जब ग्लूकोज हमारा तोड़ा जाएगा। किडनीज़ की अगर हम बात करें तो इन्हें फ़िल्टर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। हमारी बॉडी को फ़िल्टर करने का काम करते हैं। ये हमारी बॉडी को किस तरह से मेंटेन रखते हैं? ये दरअसल ब्लड में से जो है एक्सेसिव वाटर यानी ज़्यादा वाटर जो होता है उसे निकाल देते हैं और साथ में यूरिया, यूरिक एसिड और कैरेटिनिन और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूरिन के ज़रिए से चले जाते हैं। तो बेसिकली किडनीज़ का काम हमारे ब्लड में से वाटर को निकाल देना है और उसके अलावा जो केमिकल्स हैं जो नुकसान वाले हो सकते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी यूरिन की सूरत में निकाल देना है। तो किडनी हमारे पास ये काम करी। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं हम लोग ह्यूमन स्किन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन जिक्र करें। तो बात करें ह्यूमन स्किन के बारे में, इंसान की स्किन जो है, खाल जो है वो 3 लेयर्स पे बनी हुई है। सबसे ऊपर वाली खाल को एपिडर्मिस, फिर नीचे वाली को डर्मिस और लास्ट वाली को हाइपोडर्मिस। जैसे आप यहाँ पर तस्वीर में देखेंगे तो इस तस्वीर के अंदर आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और उसके बाद वाली हाइपोडर्मिस। ये जो ऊपर का हिस्सा है एपिडर्मिस का, इसके नीचे तक का हिस्सा ये कंटिन्यूसली ये होगा हमारे पास डर्मिस का और बाकी सारा नीचे वाला हाइपोडर्मिस का। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि एपी का मतलब होता है ऊपर, डर्मिस के ऊपर इसका मतलब होगा, और हाइपो का मतलब होता है नीचे, डर्मिस से नीचे। दरअसल डर्मिस का मतलब होता है खाल, यानी कि एक लेयर जो खाल से ऊपर है उसे एपिडर्मिस, दूसरी लेयर जो खाल से नीचे है उसे हम हाइपोडर्मिस कह रहे हैं। अब हम इनके बारे में बात करें, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एपिडर्मिस का, जो कि पहले पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। एपिडर्मिस के बारे में लिखा हुआ है कि स्किन की ये आउटर लेयर होती है और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट डेड सेल्स होते हैं। फ्लैट मतलब कि वो बिल्कुल ही चिपटे हुए सेल्स होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है डेड सेल्स होते हैं और उनमें केराटिन प्रोटीन होता है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि एपिडर्मिस में तमाम सेल्स डेड सेल नहीं होते। एपिडर्मिस की भी लेयर्स होती है अलग अलग। एपिडर्मिस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वहाँ पर डेड सेल्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा बात करें, इस एपिडर्मिस में खून नहीं पहुंचता क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती। उसके अलावा ये इम्परमेबल है वाटर के लिए, यानी वाटर एपिडर्मिस में से नहीं निकल सकता, तो वाटर लॉस को भी हमारी बॉडी से बचा रही है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को भी रोक रही है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एपिडर्मिस दाखिल भी नहीं होने देती।
तो केराटिन की वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता। केराटिन प्रोटीन क्योंकि एपिडर्मिस के सेल्स में मौजूद होता है, तो केराटिन की वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाएगा और स्किन की मौजूदगी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दाखिल नहीं हो पाते। और इसके अलावा एपिडर्मिस में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं, जो कि कलर देने का हमें काम कर रहे होते हैं। बात करें फिर दूसरी लेयर डर्मिस के बारे में, ये जो है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में मौजूद होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि न्यूरॉन का जो आखिरी हिस्सा है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये न्यूरॉन के आखिरी हिस्से रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे। रिसेप्टर का काम चीज़ों को महसूस करना होता है। कौन कौन सी चीज़ों को ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स महसूस करेंगे? अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उसे महसूस करेंगे, दर्द को महसूस करेंगे और प्रेशर को महसूस करेंगे। तो हमारी स्किन टेम्परेचर को भी महसूस कर सकती है, दर्द को भी महसूस कर सकती है और प्रेशर को भी महसूस कर सकती है। उसके अलावा इस डर्मिस में कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड कहा गया है। हम जानते हैं ग्लैंड का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ निकले, तो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है तो ये स्वेट को बाहर निकालने का काम कर रहे होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है उनमें मौजूद होता है स्वेट, फिर आगे पोर होता है जिसको स्वेट पोर कहा जाता है, जो कि मौजूद होता है एपिडर्मिस में, जहाँ से फिर स्वेट निकलेगा। तो स्वेट का निकलना क्या है? स्वेट का निकलना हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है और साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड और साल्ट को भी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है स्वेट। और क्योंकि स्वेट में ज़्यादा वाटर मौजूद होता है तो स्वेट के साथ साथ वाटर भी हमारी बॉडी से चला जाता है। जैसे कि हमने कहा था कि ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती एपिडर्मिस में, लेकिन डर्मिस में ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। तो लिखा हुआ है जाल मौजूद होता है आर्ट्रियोल का। आर्ट्रियोल ये आर्टरीज से छोटी होती हैं, आर्टरीज से छोटी होती हैं आर्ट्रियोल, फिर उससे छोटी होती है कैपिलरीज। तो आर्ट्रियोल जो है वो एक जाल बनाकर मौजूद होती हैं और इनका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को किस तरह से आर्ट्रियोल मेंटेन करेंगी कि जब सर्दी होती है तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि ज़्यादा हमारी बॉडी में से गर्मी बाहर की तरफ जाए, तो आर्ट्रियोल उस दौरान कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, कम ब्लड जा पाएगा, ब्लड के साथ गर्मी मौजूद होगी तो कम हीट बाहर जा पाएगी। और गर्मियों के अंदर हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट होती है तो हम अपनी हीट निकालना चाहते हैं बाहर, तो उस दौरान आर्ट्रियोल ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा ब्लड स्किन की तरफ पहुँचेगा और ज़्यादा हीट बाहर निकलेंगी। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये दरअसल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही हैं स्किन के अंदर। स्किन में कुछ बाल होते हैं लेकिन डर्मिस में हेयर फॉलिकल मौजूद होते हैं, यानी कि बालों की बिल्कुल शुरुआत जो है वो इस डर्मिस में मौजूद होती है। इसमें कुछ और ग्लैंड भी मौजूद होते हैं जैसे सबशियस ग्लैंड, जो कि ऑयल को निकालते हैं। तो सबशियस ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है, स्वेट ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरह स्वेट और ऑयल दोनों ही यहाँ से निकाले जाएंगे। अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में, जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है और इसके अंदर फैट मौजूद होता है। अब जो फैट यहाँ पर मौजूद है हाइपोडर्मिस में, उसका काम क्या है? उसका काम है इंसुलेशन का, यानी हाइपोडर्मिस में मौजूद फैट ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर उसे कहते हैं जो हीट लॉस होने ना दे। इसकी एक मिसाल थर्मोस है, हमारे पास थर्मोस में से हीट बाहर नहीं जा पाती। तो इसी तरह से हाइपोडर्मिस में मौजूद फैट, ये चर्बी जो मौजूद होगी ये हीट को बाहर जाने नहीं देगी। तो सर्दियों के अंदर जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उन्हें सर्दी इसी वजह से भी नहीं लग पाती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हीट मौजूद है जो बॉडी के बाहर नहीं जा पा रही। उसके अलावा फैट जो है वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। अगर फैट टूटेगा तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होगा। अब इस स्किन के अंदर आपको हेयर नज़र आ रहे हैं, उनकी शुरुआत देखेंगे तो डीप डाउन जो है वो डर्मिस में जा रहे हैं। स्वेट पोर आपको नज़र आ रहा है और स्वेट ग्लैंड भी आपको नज़र आ रहा है। स्वेट पोर एपिडर्मिस में मौजूद है जबकि स्वेट ग्लैंड जो है वो डर्मिस में मौजूद है। नर्व्स भी आपको नज़र आ रही हैं, हेयर बल्ब भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर हेयर मौजूद है वो स्ट्रक्चर, वेंस और आर्टरीज भी नज़र आ रही हैं आपको। उसके अलावा एडिपोज टिश्यू नज़र आ रहा है। जो एडिपोज टिश्यू है ये फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू है जो कि मौजूद होता है हाइपोडर्मिस में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर जिक्र करने वाले हैं कि स्किन किस तरह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो जैसे कि हमने कहा कि स्किन एक ऑर्गन है जिसका काम टेम्परेचर को बैलेंस करने का है, और टेम्परेचर को कैसे बैलेंस किया जाएगा हमने पढ़ा कि रिसेप्टर्स जो है वो स्किन में मौजूद हैं। तो रिसेप्टर्स का काम होता है टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करना कि टेम्परेचर कहीं चेंज तो नहीं हो गया। टेम्परेचर कितना चेंज होना चाहिए? 37 सेल्सियस नॉर्मल है। 37 सेल्सियस जो है अगर इससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है तो रिसेप्टर्स जो है पैगामात भेजेंगे ब्रेन के पास। यहाँ लिखा हुआ है कि नर्व इम्पल्सेस ब्रेन के पास जाएंगे, यानी कि पैगामात रिसेप्टर्स के ज़रिए से ब्रेन के पास पहुँचेंगे और फिर ब्रेन एक मैकेनिज़्म जारी करेगा जिसको फीडबैक मैकेनिज़्म कहेंगे, जो कि टेम्परेचर को ठीक करने का काम करेगा।
अब यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्वेट जो है प्रोड्यूस होगा। स्वेट जो है स्वेट ग्लैंड के ज़रिए से प्रोड्यूस होगा, और स्वेट जो है जब निकलने के बाद पसीना हमारी स्किन पर मौजूद रहेगा और फिर वो एवापरेट होगा, तो साथ साथ हीट एनर्जी भी जो है वो भी चली जाएगी और हमारी बॉडी जो है वो कूल महसूस करना शुरू करेगी। उसके अलावा बात करें लेइंग डाउन ऑफ हेयर, यानी स्किन पर जो बाल मौजूद होते हैं वो गर्मियों के अंदर बिल्कुल ही नीचे की तरफ लेट जाते हैं इस तरह से। तो गर्मियों के अंदर ये क्यों होगा, तो लिखा हुआ है कि कुछ मसल्स हैं जो कि हेयर के साथ जुड़े हुए हैं, वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से ये हेयर भी जो है वो भी फ्लैट हो जाते हैं। ये जहन में रखिएगा कि जब बाल इस तरह से खड़े होते हैं तो बालों के खड़े होने की वजह से हवा की एक लेयर जो होती है, गर्म हवा की लेयर, वो भी वहाँ पर आ जाती है। तो इस वजह से स्किन को गर्मी का एहसास रहता है, लेकिन बालों के लेट जाने की वजह से वो लेयर जो है हवा की वो नहीं आ पाती, तो इस वजह से जो है गर्मी भी नहीं आ पाती। तो बालों का इस तरह से लेट जाना बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है। उसके अलावा लिखा हुआ है वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन के बारे में हम पहले ही बयान कर चुके हैं। वेसो का मतलब होता है वेसल्स और डायलेशन का मतलब है उनका डायलेट होना। डायलेट का मतलब है उनका वाइड हो जाना, यानी कि बड़ा हो जाना। जैसा कि हमने कहा कि डर्मिस में आर्ट्रियोल मौजूद हैं और ये आर्ट्रियोल जो है डायलेट यानी कि वाइड हो जाती हैं, ज़्यादा आर्ट्रियोल चौड़ी हो जाती हैं। जैसा आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा स्किन की तरफ, ज़्यादा स्किन की तरफ ब्लड आएगा और इसके वजह से ज़्यादा हीट जो है वो भी लॉस होगी। तो वेसो डायलेशन जो है वेसल्स के बड़े होने को कह रहे हैं और ये ज़्यादा हीट को बाहर निकालने में मदद करेगा। अब हम जिक्र करते हैं सर्दियों के अंदर किस तरह से बॉडी अपने आप को गर्म रखने का काम कर रही होती है, स्किन कैसे गर्म रख रही होती है। सबसे पहले वही बात लिखी हुई है, इरेक्शन ऑफ द हेयर्स। इसमें लिखा हुआ है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले मसल्स रिलैक्स हो रहे थे, लेकिन अब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हेयर जो हैं वो अपराइट यानी कि सीधे खड़े हो जाएंगे, एक लेयर बना देंगे जो कि स्किन को गर्म रखने का काम करेगी। लेकिन ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है ह्यूमन में, क्योंकि इंसान के पास इतने ज़्यादा बाल नहीं होते। तो इसलिए अगर बाल खड़े भी हो जाते हैं, इरेक्ट भी हो जाते हैं, रोंगटी खड़े होना जिसको कहें, तब भी वो इतना ज़्यादा असर नहीं होती हमारे अंदर। उसके अलावा वेसो कंट्रक्शन यानी कि वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, वेसल्स का शॉर्ट हो जाना। वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से लिखा हुआ है कि जो आर्ट्रियोल हैं जो डर्मिस में मौजूद हैं, गर्मियों में आपने देखा था कि वो ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, लेकिन सर्दियों में वो रिड्यूस हो जाता है उनका डायामीटर। तो इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ वो कम होता है और कम हीट जो है बाहर की तरफ जाती है। सर्दियों के अंदर स्वेट प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है, तो स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट नहीं प्रोड्यूस करते हैं या बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, तो हीट इसी तरह से भी बाहर नहीं जा पाती। एक और तरीका मौजूद है, वो है इंक्रीज़ इन मेटाबॉलिक रेट, कि सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, ज़्यादा हीट जो है जनरेट होती है और फिर तमाम ऑर्गन्स तक ब्लड के ज़रिए से वो गर्मी जो है पहुँच जाती है। अब ये हमारी बॉडी में से, हमारे ब्लड में से हीट बाहर ना जाए, तो इसके लिए क्या मौजूद है, हमने कहा था कि एडिपोज टिश्यू जो है वो हाइपोडर्मिस में मौजूद है, जो कि फ़ैट को रखता है। तो इस वजह से फ़ैट की मौजूदगी की वजह से एक इंसुलेशन लेयर बन जाती है जो कि गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखिएगा कि लिखा हुआ है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी जो है ठंडी पड़ जाती है, तो उस दौरान हमारी बॉडी क्या करेगी। ये सर्दियों की बात हो रही है जब बाहर भी सर्दी मौजूद होती है, तो हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, हीट जो है प्रिजर्व रहेगी, स्वेट ग्लैंड स्वेट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, शिवरिंग होगी, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कांपना जिसको कहते हैं, इस वजह से भी हीट जनरेट होगी और हमारी बॉडी वार्म रहेगी और फिर हीट जो है हमारी बॉडी में वापस बनी रहेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा जिक्र करें कि अगर टेम्परेचर राइज़ होता है, यानी कि गर्मियों की बात हो रही, तो गर्मियों में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, यानी कि चौड़ी हो जाएंगी और उसके अलावा हीट लॉस से जो है वो ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट की तरफ। स्वेट ग्लैंड भी स्वेट को प्रोड्यूस करेंगे और वो जो फ्लूइड पानी निकलेगा तो हीट भी हमारी बॉडी से चली जाएगी और फिर इस तरह से हीट जो है एनवायरनमेंट में चली जाएगी, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था पूरा थर्मो रेगुलेशन इन मैन कि किस तरह से इंसानों के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लंग्स के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं। अब ज़हन में ये रखिएगा कि हमारी बॉडी में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है। तो हमारी बॉडी खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज टूटेगा और जो चीज़ बनेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में होगा, तो तमाम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे।
तो तमाम सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान। जब ब्लड उन सेल्स में से, उन टिश्यूज़ के पास में से गुजरेगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये ब्लड में दाखिल हो जाएगी। ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो ब्लड में एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा ये तो ब्लड प्लाज्मा में रहेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ज़्यादा हिस्सा जो होगा वो चला जाएगा ब्लड सेल्स के अंदर, यानी कि आरबीसी में चला जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में चली जाएगी तो वहाँ वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोनिक एसिड के अंदर। और कार्बोनिक एसिड बनाने में जो एंजाइम दरकार था वो था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स में गई, वहाँ वाटर के साथ उसने रिएक्शन किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो बन गया कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सिर्फ आरबीसी में मौजूद है, तो ये रिएक्शन सिर्फ आरबीसी के अंदर होगा, यानी कार्बोनिक एसिड सिर्फ आरबीसी में बनेगा, ये ब्लड प्लाज्मा में नहीं बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड फिर टूट जाएगा H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयंस में। कार्बोनिक एसिड बना लेकिन वो स्टेबल नहीं रह सका, तो H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयंस में दोबारा से वो टूट जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें बनी हैं, एक तो H पॉजिटिव के आयंस और दूसरे बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयंस। अब अगर H पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं तो pH जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी। अब एसिडिटी को मेंटेन रखना ये काम है रिसेप्टर्स का, जो कि मौजूद हैं कैरोटिड बॉडीज़ और आरोटिक बॉडीज़। ये रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स के पास और हार्ट के पास, जिनका काम होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को मॉनिटर करें। उसमें एक चीज़ है कि ये H पॉजिटिव आयंस की मौजूदगी को भी मेंटेन करें, कि अगर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे एसिडिटी बढ़ेगी जो ब्लड के लिए ठीक नहीं होगी। तो लिखा हुआ है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं आरबीसी के ज़रिए से ब्लड प्लाज्मा में चले जाते हैं। कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसी अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर ब्लड जो है वो चला जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास सारे बाइकार्बोनेट आयन दोबारा से आरबीसी में चले जाएंगे और फिर वो चेंज हो जाएगी और फिर वो वापस टूट जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। समझिए कि पहले कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्लड सेल्स में बना, फिर कार्बोनिक एसिड टूट गया H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर। फिर जब ये ब्लड जा रहा था लंग्स के पास पहुंचा, दोबारा से कार्बोनिक एसिड बना और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड फिर अलग हो गया और वाटर जो है अलग हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के ज़रिए से एल्वियोलाई के पास से निकल जाएगा जब हम सांस बाहर निकालेंगे। आगे लिखा हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा तो ब्लड पीएच इंक्रीज़ होगी। दरअसल ब्लड पीएच जो है वो डिक्रीज़ होगी, और जब ब्लड पीएच डिक्रीज़ होगी तो रिसेप्टर्स जो हैं कैरोटिड बॉडी, आरोटिक बॉडीज़, ये ब्रेन के पास मैसेज पहुँचाएंगे और फिर ब्रीदिंग का रेट तेज़ हो जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा जल्दी से निकाला जाए। तो ये सारा यहाँ पर इसी तरह से बताया गया है कि हमने जब सांस ली, ऑक्सीजन आई और ये ऑक्सीजन जो है ब्लड सेल्स के पास गई, ब्लड ने इस ऑक्सीजन को मुख्तलिफ ऑर्गन्स के पास लेकर गया, जहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनी और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ रिएक्शंस की जैसे फिर लंग्स की जैसे वापस निकाली गई। इसी रिएक्शन को यहाँ दिखाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में तो बना कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है तो ये जो है डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयंस के अंदर, और फिर दोबारा से इसी तरह से होगा कि ये फिर दोबारा से ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इसी कार्बोनिक एसिड के अंदर। फिर दोबारा से यही कंपाउंड्स बनेंगे, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को लीव कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब स्किन और लंग्स के बाद हम किडनी का जिक्र करते हैं कि किस तरह से किडनी जो है ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन रखती है। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, प्लाज्मा मौजूद होता है और उसके अलावा वाटर और कुछ दूसरे सॉलिड्स मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये जो है ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भी मौजूद होता है। लिवर जो होगा वो रिएक्शंस के दौरान यूरिया और अमोनिया प्रोड्यूस करता रहता है जब वो अमाइनो एसिड को तोड़ता है। अब हम जब खाना खाते रहते हैं तो खाने के अंदर कई सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम ये हमें जो है खाने से ही मिल जाता है। खाने में ही प्रोटीन होता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से हमें अमाइनो एसिड मिलता है, और अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा यूरिया और अमोनिया के अंदर चेंज हो जाएगा। अब इस दौरान जो है ये ब्लड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहती है, यानी कि वाटर चेंज हो सकता है, सॉलिड, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है। अब इन्हें मेंटेन करना ये सारा काम किडनी का होता है, और कौन से प्रोसेस के जैसे मेंटेन करेगी, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन,
इन दोनों प्रोसेस के ज़रिए से जो है किडनी मेंटेन करती है ब्लड की कंपोजिशन को, यानी कि वो देखती है कि ब्लड में कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो चुकी है। अगर वो ज़्यादा चीज़ें हो चुकी होंगी तो उन्हें निकाला जाएगा। जैसे खुसूसन यूरिया को जो है हमारी बॉडी निकाल देती है, क्योंकि वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता। इसी को हम नाइट्रोजीनस वेस्ट भी कह रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को जिक्र करेंगे, तो कंप्लीट इन टॉपिक्स को भी जिक्र किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।